नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आज हम यहाँ पे सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे हिंदी के। इसे पिछले वीक में हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस कर लिया था और वीकली में हम एक एक यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं और आपके यूके 80 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या है ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं जो कि आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं आगामी। साथ साथ इस वीक से आपका उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज भी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे भी उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक वीक हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अदर जीएस प्रैक्टिस सेट भी इस वीक से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट सेकंड का आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रा और ला का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो रा और ला का उच्चारण स्थान है वो होता है दंत मूल। दांतों के मूल से, यहाँ पे अगर आप अपनी जीवा देखते हो, जब रा और ला का उच्चारण करते हो तो दांतों के मूल भाग पे वो क्या होती है, टच करती है। तो इसलिए रा और ला का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत मूल से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दंती की अगर हम बात करें तो दंत से कौन निकलते हैं, जितने भी तवर्ग है उनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। कंठ से जितने भी कवर्ग हैं, साथ साथ आ और हा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और मूर्धन्य से किसका उच्चारण होता है, तो यानी तालु के जो मूर्धा भाग से टवर्ग अगर आप टा का उच्चारण करते हैं, टा ठा डा, तो जो तालु का आपका मुड़ा हुआ भाग है वहाँ पे क्या है, जीवा आपकी टच करती है। तो इसलिए मूर्धन्य से किसका उच्चारण होता है, टवर का यहाँ पे उच्चारण होता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद है वो है गिरिधन ईस। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गिरीश में कौन सी संधि है, यह है आपकी दीर्घ संधि। यानी यहाँ पे गिरी मतलब री का छोटा ई धन ईस बड़ा ई मिलकर क्या बना रहा है, ई बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गिरिधन ईस गिरीश हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है। तो तालाब ठीक है। और पुष्कर, तट, तड़ाग, इसमें आपको बता दें कि तट का जो मतलब होता है, तट का मतलब होता है किनारा, ना कि तालाब। ठीक है, तो तट किसका पर्यायवाची है, किनारे का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तट आपका तालाब का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तालाब, पुष्कर और तड़ाग ये तीनों आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। पोखर हो गया, ये सभी तालाब के यहाँ पे पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है। आपने यहाँ पे बताना है कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची है, द्विज यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विज दांत को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं और पक्षी के लिए भी द्विज का प्रयोग किया जाता है। तो द्विज किसका पर्यायवाची है, दांत का भी है, ब्राह्मण का भी है और पक्षी का भी है। बाकी आपका सुर हो गया, निर्जर, विबुध, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, देवता के पर्यायवाची हैं। देव हो गया, वसु हो गया, अजर हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आपके देवता के पर्यायवाची में आ जाते हैं। तो द्विज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द्विज देवता का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हिंदी की जो ये सीरीज़ है यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को अधिक से अधिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे लेकिन इसके साथ आपको 50 से कई ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन यहाँ पे हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, देखो ये ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए 23 टोटल प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in। वहाँ पे आपको हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे ही 50 क्वेश्चन के सेट हैं वो और 1000+ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी यदि आप उन सभी मॉडल पेपर जो बनाए गए हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रजभाषा जो प्रसिद्ध है वो है आपकी काव्य भाषा के रूप में। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है आपकी ब्रजभाषा। अब देखो, जो ये ब्रजभाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौरसैनी से उत्पत्ति हुई है ब्रजभाषा की। और ये किसकी उपभाषा है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी के अंदर और कौन कौन आती है, खड़ी बोली हो गया जिसको कोरवी या नागरी भी कहते हैं, ब्रजभाषा हो गया, ये कहाँ बोली जाती है, मथुरा और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है और काव्य भाषा के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार वाली वीडियो में आपको सभी अलंकारों के जो भी इंपॉर्टेंट अलंकार थे उनके बारे में बताया गया था विद यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देके वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माना जा रहा है जहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है, और साथ साथ आपको बताया था जहाँ पे मानो, मनहु या मनु, इस प्रकार के अगर हम यहाँ पे बोधक शब्द आ जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा, इसका आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है कि मानो ऐसा हो या मानो ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु, मनहु का मतलब है माना, जैसे कि क्या है, नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभाव। ठीक है, तो इसका अर्थ है यहाँ पे कि जिस प्रकार ये यहाँ पे, ठीक है, जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ती है, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात, यानी जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य किरणें पड़ने पर वह सुशोभित होता है, उसी प्रकार सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, यानी उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़कर अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तुलना हो रही है श्री कृष्ण की, किससे, नीलमणि पर्वत से, लेकिन यहाँ पे क्या है, संभावना दर्शाई जा रही है। यहाँ पे माना वो श्री कृष्ण कैसे हैं, नीलमणि पर्वत के जैसे हैं। तो जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और आपको बताया था अलंकार वाली सीरीज में कि जहाँ पे मानो, मनु या मनहु इस प्रकार के शब्द आ जाएं, बोधक शब्द आ जाएं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हरितिमा का सुविशाल सिंधु सा, मनोज्ञता की स्मरणीय भूमि सा, विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे वृंदावन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वृंदावन का जो यहाँ पे वर्णन हो रखा है वो अनेक बार हो रखा है, और जहाँ पे किसी भी यहाँ पे स्थान का या किसी भी चीज़ का यहाँ पे अनेक बार उल्लेख होता है या अनेक बार वर्णन होता है, उसे कहा जाता है उल्लेख अलंकार। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरितिमा का मतलब यहाँ पे हरियाली से है कि हरियाली का सुविशाल सिंधु सा, यानी हरियाली के समंदर जैसा है वृंदावन। मनोज्ञता की स्मरणीय भूमि सा है, और विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा है, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था। तो वृंदावन के बारे में यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार से इसका वर्णन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसमें क्या है, आपका उल्लेख अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी खबर की भाषा, शैली, व्याकरण या वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को कौन दूर करता है? तो जो खबर होती है, समाचार पत्र होते हैं, उसमें जो भाषा शैली हो गया या व्याकरण हो गया, उसमें वर्तनी को देखना, शुद्धि अशुद्धि देखना, ये सारे कार्य किसके होते हैं? ये सारे जो कार्य होते हैं वो होते हैं उप संपादक के, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा। ठीक है, बुरी तरह हारना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह की खाना। बुरी तरह हारने के लिए मुहावरे जो प्रयोग करते हैं उसको, वो कौन सा मुहावरा है यहाँ पे, मुंह की खाना। अब देखो यहाँ पे जो अन्य मुहावरे दे रखे हैं, मुंह खून लगना। ठीक है, मुंह खून लगना, इसका मतलब होता है बुरी आदत पड़ना। जैसे वो हो गया ना, किसी को भी बुरी आदत पड़ गई तो उसको बोलते हैं कि उसके मुंह क्या लग गया, खून लग गया, और वो दोबारा कहीं ना कहीं फिर से उस बुरी आदत को क्या करेगा, दोहराएगा, तो उसे कहते हैं मुंह खून लगना। मुंह ताकना, इसका मतलब होता है यहाँ पे दूसरे पर निर्भर होना। और मुंह उतरना, इसका मतलब होता है यहाँ पे, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, उदास होने के लिए प्रयुक्त जो मुहावरा है वो है मुंह उतरना। और मुंह की खाना, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, बुरी तरह हारना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तीर मारना का अर्थ क्या है? तो जो तीर मारने का अर्थ है वो है कोई अगर व्यक्ति बड़ा काम करता है तो उसको कहते हैं उसने तीर मार दिया है। या कई बार आपने सुना होगा, आपने कौन सा तीर मार दिया है, यानी तुमने कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया है। तो बड़े काम करने के लिए क्या मुहावरा यहाँ पे प्रयुक्त होता है, तीर मारना। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं, यानी योगरूढ़ शब्द होता है क्या है, होता तो एक यौगिक शब्द है, लेकिन यौगिक शब्द जब क्या करते हैं, मतलब कुल मिला के जब दो या दो से शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, कुछ विशेष हो जाता है, यानी उसका अर्थ वहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। तो जितने भी आपके
बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे जो लंबोदर है ये एक क्या है, वैसे यौगिक शब्द है, लेकिन अब ये क्या बन गया, योग रूढ़ बन गया। क्योंकि देखो लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। लेकिन इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे गणेश भगवान से है, गणेश भगवान को कहा जाता है ना लंबोदर। तो लंबोदर यहाँ पे इसका क्या हो गया, अर्थ बदल गया है, इसका अर्थ है गणेश भगवान से। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तो उसको कहते हैं यौगिक शब्द। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है तो वहाँ पे आ जाएगा, उसको हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे कि लंबोदर है, लंबा धन उदर, और इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे गणेश भगवान से है इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संयोग का विलोम शब्द क्या है, तो संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग होता है। डी ऑप्शन 12 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटप का पर्यायवाची क्या है। विटप का पर्यायवाची होता है वृक्ष या पेड़ या तरु। तो विटप का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे पेड़ से है, और पेड़ के अन्य पर्यायवाची क्या है, वृक्ष हो गया, तरु हो गया। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है जैसे घड़ा हो गया, घड़े का पर्यायवाची क्या है, कुंभ हो गया, कलश हो गया, ये सभी घड़ा क्या है, घड़ा या घड़े के पर्यायवाची हैं। बिजली के पर्यायवाची कौन कौन है, चंचला हो गया, चपला हो गया, विद्युत दामिनी, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। और आकाश के पर्यायवाची क्या क्या है, अंबर, अंतरिक्ष, गगन, नभ, व्योम, ये सभी आकाश के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बलज का पर्यायवाची शब्द, तो इसका हो जाएगा युद्ध, समर, संग्राम। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार हैं। तो नमक का दरोगा कहानी किसकी है, ये है आपके प्रेमचंद जी की। और नमक का दरोगा कहानी में मुख्य पात्र कौन है, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो वह है मुंशी वंशीधर, जो कि एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अन्य पात्र है पंडित आलोपुद्दीन जी का, जो कि क्या है, एक धनी व्यक्ति थे। तो इसमें दिखाया गया है कि एक धनी व्यक्ति और एक जो ईमानदार व्यक्ति है, इन दोनों की भी जो काफ़ी अच्छी वहाँ पे एक कहानी है, आपने पढ़ी होगी नमक का दरोगा कहानी, जो कि किसकी है, प्रेमचंद जी की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था। तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था यहाँ पे निराला जी ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ महादेवी वर्मा को आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक साहित्य की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी एक रचना है भक्तिन। तो भक्तिन इनकी किस प्रकार की रचना है, तो वह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन, ठीक है। कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन जो रचना है इनकी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो धन दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द। तो जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द आ जाएगा यहाँ पे अपव्ययी। और जो धन का कम उपयोग करता है तो उसको कहते हैं मितव्ययी। मित का मतलब होता है बहुत कम, तो जो बहुत कम व्यय करता है धन को उसको कहेंगे मितव्ययी। उसके बाद यहाँ पे जो अधित्यका है, अधित्यकाओं का मतलब होता है जो पहाड़ के ऊपर की समतल चोटी होती है, समतल भूमि होती है, इसको कहते हैं अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। देखो विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं उसे कहते हैं हम विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो देखो ऑप्शन ए देखते हैं पहले, तुमने अच्छा किया, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वाला अच्छा है। तो तुमने अच्छा किया जो आ गए। बी ऑप्शन है यह स्थान बहुत अच्छा है। सी ऑप्शन है अच्छा तुम घर जाओ। और डी ऑप्शन है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो अच्छा यहाँ पे किस वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग किया गया है जो किसी स्थान या किसी वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे देख सकते हो, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो स्थान की विशेषता बतला रहा है कि वो स्थान क्या है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विशेषण से है किसी स्थान। स्थान क्या होती है, संज्ञा को हम स्थान कहते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, किसी भी स्थान का नाम। तो वह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में हो रखा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे निर्णय से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखो वाक्य परिचय वाला वीडियो में आपको बता रखा मिश्र वाक्य क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन जो प्रधान उपवाक्य होता है वो एक ही होता है, और जो दूसरा उपवाक्य होता है वो उस प्रधान उपवाक्य पे क्या होता है, निर्भर रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्र वाक्य।
तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है, तो जो डी ऑप्शन है वह कौन सा व्यक्ति है, ये इसमें प्रधान वाक्य है, ठीक है। तो लेकिन अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ये उपवाक्य है, वह कौन सा व्यक्ति है, ये अब इस पर निर्भर कौन है, जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। तो डायरेक्ट अगर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, ये कोई पूर्ण वाक्य बन ही नहीं रहा है। ये किस पर निर्भर है, वह कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। तो कुल मिला के वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, इसमें ये आपका आ रहा है, आपका ये हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। वाक्य परिचय वाली जो वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल से हमने मिश्र वाक्य हो गया और आपका संयुक्त वाक्य हो गया और आपके सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इस पर काफ़ी उदाहरण से और कई एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे वो टॉपिक समझाया था। तो जिसने वो टॉपिक नहीं देखा, वैसे हिंदी का सिलेबस हम लगभग कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं और इसीलिए हम अब यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट सीरीज हमने शुरू की है, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस के माध्यम से हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग की जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की, देखो ये उज्जवल है, ये उज्जवल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, इसको आपने शुद्ध वर्तनी में बदलना है। तो उज्जवल की यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगी उज्जवल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में डायरेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी उज्जवल की क्या हो जाएगी, ये उज्जवल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो आवास तो ठीक है, घर का पर्यायवाची है, लेकिन मग यहाँ पे घर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है कगार, कगार का मतलब होता है किनारा, तो कगार यहाँ पे क्या है, घर का पर्यायवाची नहीं है। सदन का मतलब होता है घर, निवास स्थल, ठीक है। तो सदन यहाँ पे सही था, लेकिन कगार यहाँ पे गलत हो जाता है। निकेत का मतलब क्या है, यहाँ पे निकेत का मतलब घर से है और अयन का मतलब भी है निवास स्थल से, यानी घर से। तो सी ऑप्शन कुल मिला के दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे भवन का मतलब होता है मकान या कुल मिला के जो निवास स्थल है, और अंबर का मतलब होता है आकाश से। तो ये सही था, ये गलत था। तो कुल मिला के सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे, जिसमें दोनों शब्द क्या हैं, घर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय देखो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि जादूगर में इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। जादू धन गर, तो इसमें गर प्रत्यय लगा हुआ है, और इसलिए इसमें एक अकेला शब्द यही है जिसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी सागर, नगर, अगर मगर इसमें कोई भी क्या नहीं लगा है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन, पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, पो धन अन, यानी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि। संधि भी आपको पूरी पढ़ा रखी है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, क्या हो रहा है इसमें हो रहा है ओ धन, इसमें क्या हो रहा है, पो है, ठीक है। ओ का मतलब हो गया, पो का मतलब हो गया यहाँ पे ओ से, और अन, अन में पहला शब्द कौन है, आ, ठीक है, आ। तो ओ धन आ, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका औ हो जाता है, ठीक है। अयादि संधि में क्या होता है, जब ओ के साथ आ जुड़ता है तो ओ क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पो धन अन, औ हो जा रहा है, पवन हो जा रहा है, ठीक है, अवन, पवन, समझ सकते हो ना आप। तो कुल मिला के सी ऑप्शन यहाँ पे पवन का सही संधि विच्छेद है, और पवन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है पवन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पत्रकारिता की बैसाखियां कौन कौन सी हैं, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता या उपयुक्त सभी। तो पत्रकारिता में क्या आपका पास क्या होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए, और निष्पक्षता भी होनी चाहिए। तो ये तीनों यहाँ पे क्या है, पत्रकारिता की बैसाखियां कहलाती हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में। तो मतैक्य में अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मत धन ऐक्या। और अगर आप देखो इसमें संधि विच्छेद कैसे कैसे हो रहा है, इसमें तो मत का मतलब होता है, मतलब ता में क्या है, आ लगा हुआ है, आ धन ए, तो क्या बन रहा है, वो ए बन जा रहा है, ठीक है। तो जब जहां पे आपको बता रहा था, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या होता है, हमेशा जहां पे या तो ए की मात्रा है या औ की मात्रा है, ठीक है। जहां पे औ है या आपका ए है, वहां पे हमेशा क्या होगा,
मैक्सिमम वहाँ पे क्या होगा, अधिकांशतः वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो जब कभी भी आ और ओ मिलते हैं तो औ बनता है, और आ और ए मिलते हैं तो ए बनता है। तो इसमें मतई क्या बन रखा है, और अगर यहाँ पे औ का क्या होता है, यहाँ पे ये मात्रा भी होती है, तो इसमें भी क्या होता है, वृद्धि संधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी मतई के में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, ईला प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। यहाँ पे ये बताना आपको कि ईला जो प्रत्यय है जो बाद में लगा हुआ है वो कौन से शब्द में नहीं है। तो हटीला में है हट धन ईला हटीला, खर्च धन ईला खर्चीला, जहर धन ईला जहरीला। कुल मिला के ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नीला में क्या है, ईला प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संधि शब्द है। तो जो संधि शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज या विदेशज। तो संधि स्वयं में एक क्या है, तत्सम शब्द है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही 20+ प्रैक्टिस सेट के लिए आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, और वहां से उस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हो। हमारी jardhariclasses.in वेबसाइट नाम है वहां पे, और वहां पे आपको मिल जाएंगे 20+ प्रैक्टिस सेट हिंदी के, जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके, क्योंकि हिंदी का यहाँ पे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब आपको जितना ज़्यादा अगर आपको हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये सभी प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाए गए हैं 20+ प्रैक्टिस सेट। या तो इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो गूगल पे jardhariclasses.in, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो ई बुक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हैं यहाँ पे 4 भेद। कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज जिनको देशी शब्द भी कहते हैं, और विदेशज जिनको आगत शब्द भी कहते हैं। ये 4 शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को इन 4 भेदों में बांटा गया है। एक अन्य भी होता है संकर शब्द। लेकिन संकर शब्द क्या होता है, 2 अन्य स्रोतों से जो आते हैं शब्द उनको मिलकर बनते हैं संकर शब्द। लेकिन ये उत्पत्ति नहीं हो रही, क्योंकि उत्पत्ति तो पहले से हो चुकी है। तो जब दो शब्दों की उत्पत्ति पहले से हो चुकी है, फिर वो 2 अन्य स्रोत, मतलब अब कोई वो विदेशज शब्द हो सकता है और फिर देशज शब्द हो सकता है। फिर जब विदेशज शब्द और देशज शब्द मिलेंगे तो वो कहलाते हैं यहाँ पे संकर शब्द। लेकिन उनकी उत्पत्ति पहले हो चुकी है विदेशज से और देशज से। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 प्रकार के यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, इनमें से सांकेतिक विचार कौन सा है। संकेत करना, ठीक है, सांकेतिक विचार कौन सा, इसमें लिखना नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं हो सकता है, देखना भी नहीं हो सकता है। देखना का मतलब सिर्फ देख रहा है, कोई संकेत नहीं कर रहा है। तो इशारे से बुलाना यहाँ पे क्या है आपका सांकेतिक विचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। 30वां क्या है यहाँ पे, जिसका कोई भी शत्रु ना जन्मा हो, तो उसे कहते हैं हम अजात शत्रु। जिसका क्या है, कोई भी शत्रु यहाँ पे जन्मा ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। अब यहाँ पे महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा से, ठीक है, कोई महान व्यक्ति है, महान आत्मा, उसे कहते हैं महात्मा। धर्मात्मा से मतलब है यहाँ पे जो धर्म का क्या करता है, धर्म के अनुसार जो आचरण करता है उसे हम कहते हैं धर्मात्मा। और जितेंद्रिय किसके लिए कहते हैं, जो सभी इंद्रियों पर विजय पा चुका है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, केदार पांडे किसका मूल नाम है। तो जो केदार पांडे यहाँ पे मूल नाम है वो है यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी का, ठीक है। और इनके बारे में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी इनके लेख हैं, वो सारे हम यहाँ पे जो हिंदी साहित्य वाली वीडियो थी उसमें आपको बता चुके हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा है जिसकी, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अगर हमको करना है तो उसे हम कहेंगे जिजीविषा, ठीक है। जीने की जिसकी प्रबल इच्छा है उसे कहते हैं जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। वहां पे होता है विभावना अलंकार, ठीक है। जहां बिना कारण के, कुल मिला के आप अगर आपको इसको ध्यान रखना है तो आप ये कह सकते हैं बिना भावना के जहां पे कार्य हो रहा है वहां पे विभावना अलंकार हो रहा है, यानी बिना कारण के कार्य हो रहा है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें अगर हम विभावना अलंकार के उदाहरण की, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, ठीक है। बिना पद के वो चलता है, बिना कान के वो सुनता है, बिना हाथों के वो कार्य करता है, और मतलब अनेक नाना प्रकार के वो कार्य कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कारण कुछ नहीं है, यानी उसके पद नहीं है,
कारण क्या है, मतलब कारण का मतलब यहाँ पे पद से है, पद नहीं है लेकिन फिर वो चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, और उसके हाथ नहीं है फिर भी वो कार्य कर रहा है। तो बिना कारण के भी जहाँ पे कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 से यहाँ पे भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। तो भारत के सम भारत है, देखो यहाँ पे उपमान भी एक ही है और उपमेय भी एक ही है, यानी जिसे तुलना की जा रही है वो भी एक ही है और जिसकी तुलना की जा रही है वो भी एक ही है। यानी भारत की तुलना किससे की जा रही है, भारत से ही की जा रही है, भारत के सम भारत है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही यहाँ पे क्या माना जाता है, उपमान माना जाता है वहाँ पे। या आप कैसे, अगर हम सरल भाषा में बात करें, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु को उपमान और उपमेय माना जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे उपमान और उपमेय दोनों क्या है, भारत ही है, यानी जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो भी भारत है, जिससे उसकी तुलना कर रहे हैं वो भी क्या है, भारत है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अन्वय अलंकार होता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है, अन्वय अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तो हिंदी की जो आदि जननी कहते हैं वो कहते हैं संस्कृत को कहते हैं हिंदी की आदि जननी, यानी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। ठीक है, चारपाई शब्द किस कारक में है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, आपने बताना है कि इसमें कारक कौन सा है। यहाँ पे आ रखा है पर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग उनमें संबंध काके की अधिकरण में पर। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, यहाँ पे अधिकरण आ रहा है में पर। अधिकरण में जहाँ पे में होगा, जहाँ पे पर होगा, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण होगा। तो 36 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा अधिकरण में पर, चारपाई पर। तो कुल मिला के डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 37 यहाँ पे निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। देखो पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो पुल्लिंग शब्द हमने आपको बताया था कि आपको जितना आप वाक्य प्रयोग करेंगे उतना आपको बड़ी आसानी हो जाएगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढने में। लेकिन कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं कि उनका अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो दिखते तो स्त्रीलिंग जैसे हैं लेकिन होते वो एक्चुअली क्या है, पुल्लिंग होते हैं। तो हमने उन शब्दों के बारे में आपको बताया था वो कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, पहले हम वाक्य प्रयोग करते हैं। हिंदी पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल हिंदी स्त्रीलिंग है। दही पीनी चाहिए, तो इस हिसाब से दही भी क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लेकिन दही को यहाँ पे माना जाता है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। अभी मैं बताऊंगा क्यों माना जाता है। पूर्णिमा ये भी स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा हो रही है या पूर्णिमा आ रही है। और टोपी पहननी चाहिए ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखो दही यहाँ पे पुल्लिंग क्यों है। वैसे हम अगर दही का प्रयोग करेंगे तो दही इस प्रकार से भी हो सकता है कि दही जम रहा है, उस हिसाब से पुल्लिंग है, लेकिन दही जम रही है इस प्रकार भी इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका वाक्य प्रयोग में नहीं आता है। एक्चुअली इसमें देखो दही किससे बनी है, दूध से बनी है। और अधिकांशतः जो लिक्विड है, दूध हो गया, पानी हो गया, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये पुल्लिंग है। लेकिन दूध से ही क्या बनता है, फिर दही बनता है, तो दही भी यहाँ पे पुल्लिंग है। दही से फिर हम उसका छाछ लगाते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, उससे घी बनाते हैं, तो घी भी आपका क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। ये आपको सारी चीजें बता रखी थी किसमें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली वीडियो में काफी अच्छे से। तो घी भी आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्द है। दही भी पुल्लिंग शब्द है, दूध भी पुल्लिंग शब्द है, पानी भी यहाँ पे क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या है, तो गुलाब सुंदर फूल है। ठीक है, गुलाब एक क्या है, अभी फूल की यहाँ पे बात हो रही है, और गुलाब फूलों की एक क्या होती है, प्रजाति होती है, एक जाति होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपका यहाँ पे आ जाता कि गुलाब अच्छा लड़का है, गुलाब अच्छा लड़का है, तो इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गुलाब अच्छा लड़का है, अभी गुलाब में कौन सी संधि है। जब गुलाब सुंदर फूल है तब तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गुलाब अच्छा लड़का है इसमें अभी संधि नहीं। आपने बताना है इसमें कौन सी क्या है, संज्ञा है, ये आपको बताना है। गुलाब अच्छा लड़का है इसमें कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का जो अर्थ होता है वो होता है पुरानी बातों को दोहराना। जैसे कहीं आप बैठे हो किसी दोस्त के साथ, फिर वो पुरानी बातें दोहरा रहा है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं क्या यार यहाँ पे ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है। ठीक है,
तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है? पुरानी बातों को दोहराना। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, जाके पावना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। यानी इसका जो अर्थ होता है ये आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे कि मतलब जिसने कभी दुख देखा नहीं हो वो दूसरे के दुख क्या जानेगा, यानी बिना दुख भोगे दूसरे के दुख का अनुभव नहीं होता है, ये है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जाके पाँव न फटी वाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी मतलब जिसने कभी दुख देखा ही नहीं है, जिसके जिंदगी में कभी कोई दुख आया ही नहीं, तो वो क्या समझेगा कि दूसरे का दुख क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। 41 यहाँ पे कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, कलुष का विलोम, तो कलुष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कलुष। कलुष का विलोम क्या है यहाँ पे? निष्कलुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। स्वकीय का विलोम शब्द है, तो स्वकीय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परकीय हो जाएगा स्वकीय का विलोम शब्द। 43वां यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। 43वां का आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पे कौन सा है। तो टा और डा, देखो टवर्ग जो होता है वो सभी क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। जीवा यहाँ पे क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, और जो आपका तालु होता है उसके मूर्धा भाग में यहाँ पे जीवा क्या करती है? टच करती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसलिए टवर्ग को कहते हैं मूर्धन्य। ठीक है, तो टा और डा किस में आ रहे हैं? टवर्ग में आते हैं, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन कौन है यहाँ पे? टा और डा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चवर्ग है यानी चा और जा किस में आ रहे हैं? चा वर्ग में आ रहे हैं। तो चवर्ग क्या होता है यहाँ पे? ये होता है तालब, यानी ये तालु से निकलते हैं, चा छा जा झा। ठीक है, और टवर्ग हो गया आपका मूर्धन्य। और साथ से अगर हम बात करें ता और दा की यानी तवर्ग की, तो तवर्ग होते हैं दंत्या। ये दांत पे क्या होती है? जीवा बार बार लगती है ता था दा धा का उच्चारण करने में। और कवर्ग का खा किस में आते हैं? कवर्ग में आते हैं, और ये क्या होते हैं? सभी कंठ होते हैं। ठीक है, कंठ से इनका उच्चारण, गले से इनका उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या होती है? ठीक है, कुल वर्णों की संख्या क्या होती है हिंदी में? तो ये होती है 52 वर्ण होते हैं टोटल हिंदी में। ठीक है, मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखो ऐसा विकल्प आपको चुनना है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें गलत अशुचि, गलत और अशुचि दोनों के पर्यायवाची मतलब ये सेम है, इनका मतलब क्या होता है? अशुद्धि से है। लेकिन यहाँ पे जो लुप्त है वो उसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है गायब या आपका अदृश्य या ओझल। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो तो ठीक है आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन लुप्त यहाँ पे अलग हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ब्याल उरग पनग ये किसके पर्यायवाची हैं? सभी ये सर्प के पर्यायवाची हैं। रजनी यामिनी निशी, रजनी किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का पर्यायवाची होता है। यामिनी निशी इनका मतलब ही क्या है? रात्रि से है। और रश्मि अंशु मयुख ये किसके पर्यायवाची होते हैं? किरण के या दीप्ति के पर्यायवाची होते हैं रश्मि अंशु मयुख। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो ए युग्म है इसमें सभी शब्द एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इसमें गलत अशुचि तो पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, लेकिन लुप्त यहाँ पे क्या हो जाता है? अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो जो ज्ञा वर्ण है ये बनता है आपका जा और या से, यानी जो ये बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जा और या से बनता है आपका ज्ञा। अब देखो जो ये ज्ञा वर्ण है यहाँ पे ये किस प्रकार का वर्ण है? ये आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो जा हो गया और या हो गया, इनके संयोग से बनता है आपका ज्ञा। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? 4 टोटल संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। छा हो गया, ये किससे बनता है? का प्लस सा। ठीक है, क प्लस सा से बनता है छा। ठीक है, उसके बाद त्र हो गया, ये बनता है ता धन रा। ठीक है, जो पहले वाला है ये ऐसा लगाना आपको इसके नीचे। और एक ज्ञा हो गया जो जा और यहाँ से बनता है। एक स्रा हो गया जो सा, कौन से सा से? इस वाले सा धन रा से बनता है आपका स्रा। तो ये 4 यहाँ पे क्या है? संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ऋषि की जो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे इस प्रकार से हम ऋषि लिखते हैं, तो बी ऑप्शन 47वां का सही आंसर हो जाएगा।
और ये देखो ये आंसर क्या है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी अगर आप यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लेते हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो प्रत्येक मॉडल पेपर के अंत में यहाँ पे आपको आंसर की भी दी गई है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आंसर खुद चेक करना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। 48 यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी नक्षत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। 49वां है अविकारी शब्द होता है। देखो विकारी और अविकारी शब्द ये क्या होते हैं? जो शब्द लिंग वचन या कारक के कारण परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। विकार मतलब जिनमें विकार आ जाता है लिंग परिवर्तन के कारण, वचन परिवर्तन के कारण या कारक में परिवर्तन के कारण। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी होते हैं विकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्द कौन होते हैं? जिनमें किसी भी परिवर्तन के कारण यानी लिंग, वचन और कारक में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये आके परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे हे हो गया, हो गया, अरे हो गया, ठीक है। तो देखो अरे वह आ रही है या अरे वह आ रहा है, तो अरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे या हे मतलब कुल मिला के अरे और हे, इसमें अगर हम लिंग परिवर्तन करें, देखो अरे वहाँ पे वह आ रहा है या अरे वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अगर हम वचन का भी प्रयोग करेंगे तो अरे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है? अव्यय होते हैं, ठीक है। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, इसमें लिंग, वचन या कारक के परिवर्तन के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता या कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो निंदा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्तुति। स्तुति करना और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसकी निंदा करना। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे आज का जो प्रैक्टिस सेट था, टोटल 50 क्वेश्चन, और आशा करते हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो रही होगी ये सीरीज़। और वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके 50 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसका PDF आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।